सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अनदर टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री में। और बेटा आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इक्विवेलेंट मास या फिर इक्विवेलेंट वेट। तो व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या है। तो बेटा जिस तरीके से हम लोग अभी तक मोल कंसेप्ट पढ़ते हुए आए हैं, उसी तरीके से एक कंसेप्ट और होता है हमारा, जिसको बोला जाता है इक्विवेलेंट कंसेप्ट। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट कंसेप्ट। तो देखिएगा, सबसे पहली चीज हमें यहाँ पर पढ़नी है, दैट इज आवर इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है। अगर सपोज करो मैं किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना चाह रहा हूं, तो उसको कैसे निकाला जाता है, कैसे डिफाइन किया जाता है। तो देखिएगा, इक्विवेलेंट वेट या फिर इक्विवेलेंट मास सब्सटेंस के उस वजन के बराबर है जो कंबाइन करे 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, या फिर 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ। क्या बोला मैंने कि इक्विवेलेंट वेट किसी सब्सटेंस के उस वजन के बराबर है। इक्विवेलेंट वेट इज द वेट ऑफ एनी सब्सटेंस जो कंबाइन कर रहा है 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, या फिर 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ। क्लियर है बात। इक्विवेलेंट वेट क्या है, सब्सटेंस के उस वजन के बराबर है जो कंबाइन कर रहा है 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, या फिर 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ। जैसे कि एक एग्जांपल से अगर हम समझना चाहें, तो एक एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने लिखा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक सर, तो सबसे पहला काम तो मेरा ये है कि भैया इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाए। तो हमने बैलेंस किया, बैलेंस करने के बाद हमें पता चला कि सर मैग्नीशियम के 2 मोल है और ऑक्सीजन का 1 मोल है। तो व्हाट डू यू मीन बाय 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम। मोल कंसेप्ट अच्छे से पढ़ चुके। मैग्नीशियम के 1 मोल का वजन 24 ग्राम, तो 2 मोल का वजन होगा बेटा 48 ग्राम। और ऑक्सीजन के 1 मोल का वजन कितना होगा, ऑक्सीजन के 1 मोल का वजन कितना होगा सर, 32 ग्राम। ठीक, तो 48 ग्राम मैग्नीशियम 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। तो मुझे बताओ कितना ग्राम मैग्नीशियम ऑक्सीजन के 8 ग्राम के साथ कंबाइन करेगा। ठीक, यूनिटरी मेथड लगा के निकाल लो। 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है 48 ग्राम मैग्नीशियम। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना ग्राम मैग्नीशियम कंबाइन करेगा सर, 48 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाइड बाय 8। सॉल्व कीजिए, 8 4 जा 32, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 12 ग्राम आ गया। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ तो कितना ग्राम मैग्नीशियम कंबाइन कर रहा था, 48 ग्राम। अब 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना ग्राम मैग्नीशियम कंबाइन करेगा सर, 12 ग्राम। तो इसीलिए इसी 12 ग्राम को बोला जाएगा भैया, इसी 12 ग्राम को बोला जाएगा भैया क्या, इसी 12 ग्राम को बोला जाएगा मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट। क्लियर हो गई बात अच्छे से। इसी 12 ग्राम को क्या बोला जाएगा, मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट। आई होप मेरी बात यहां तक क्लियर हुई होगी। तो किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एलिमेंट का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो बस पता कर लो उस दी गई केमिकल इक्वेशन में उस सब्सटेंस का, उस एलिमेंट का कितना ग्राम वजन कंबाइन करेगा, किसके साथ, 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ। आई होप यहां तक बात क्लियर हुई होगी। चलो आगे देखते हैं। लेकिन सर अब बार बार ऐसे कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, क्यों ना आप हमें कुछ फॉर्मूलाज वगैरह बता दें इक्विवेलेंट मास निकालने का या फिर इक्विवेलेंट वेट निकालने का। तो देखिएगा, बात करते हैं इक्विवेलेंट मास निकाला कैसे जाएगा। तो ये तो बेटा पुरानी डेफिनेशन हो गई, ये तो ओल्ड डेफिनेशन हो गई जो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताई है। बट जो लेटेस्ट डेफिनेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड है, इक्विवेलेंट मास निकाला जाता है बाय कैलकुलेटिंग एन फैक्टर, बाय कैलकुलेटिंग एन फैक्टर। हमें एन फैक्टर पता होना चाहिए कि एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर को निकाला कैसे जाता है। तो देखिएगा, एन फैक्टर की बात किन किन के बारे में होगी। एन फैक्टर की बात सर हम एसिड्स के बारे में भी करेंगे,
बेसिस के बारे में भी करेंगे और सॉल्ट्स के बारे में भी करेंगे। इन तीनों का एन फैक्टर अगर निकालना आ गया तो बस इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना आ गया। तो एन फैक्टर क्या होता है? तो देखिएगा बेटा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मुझे बताइए एसिड की एसिडिटी होती है या बेसिसिटी? आप कहोगे सर एसिड है तो एसिडिटी होनी चाहिए, बेस है तो बेसिसिटी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। एसिड की बेसिसिटी होती है और बेसिस की होती है भैया एसिडिटी। एसिड की क्या होती है? बेसिसिटी, और बेसिस की क्या होती है? एसिडिटी। तो हमने यहाँ पर लिखा एसिड्स है बेसिसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय बेसिसिटी? कि वो एसिड कितने H पॉजिटिव आपको प्रोवाइड कर रहा है, कोई एसिड कितने H प्लस आपको प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज द बेसिसिटी ऑफ एसिड। मान लेते हैं कोई एसिड है जो 1H प्लस आयन दे रहा है, तो उसका एन फैक्टर हो जाएगा सर 1। उसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1। और उसको हम बोलेंगे भैया मोनोबेसिक एसिड। क्या बोलेंगे? मोनोबेसिक एसिड। मोनो का 1 मतलब 1, और बेसिक क्यों बोला भैया? क्योंकि एसिड की बेसिसिटी होती है, क्योंकि एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसीलिए एसिड की बेसिसिटी है। बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, इसीलिए बेसिस की एसिडिटी होगी। अगर कोई एसिड ऐसा है जो 2H प्लस आयन दे रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल भी देख लो साथ साथ। HCl कितना H प्लस आयन देगा टूट करके? सर 1H प्लस देगा, 1 Cl माइनस देगा, तो इसीलिए इसका एन फैक्टर 1। H2SO4 कितना H प्लस देगा? सर 2H प्लस देगा और एक सल्फेट देगा, इसीलिए इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा सर? इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2, और इसको हम बोलेंगे डाइबेसिक एसिड। क्या बोलेंगे? डाइबेसिक एसिड। एक बात और जान ले यहाँ से, जिसमें बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है, और वो बात क्या है कि H2SO4 जब मैं पूछता हूँ बच्चों से टूटने के बाद क्या देगा, वो बोलता है सर 1H प्लस देगा और एक SO4 2 माइनस देगा। बोलो भाई सही लिखा कि गलत लिखा? नहीं सर, गलत लिखा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए हाइड्रोजन कितने? हाइड्रोजन 2 है, इसीलिए H प्लस भी कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगर मैं आपसे पूछूं मुझे बताइए H2SO4 के ऊपर क्या कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, या फिर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है? तो आप बोलेंगे सर ये तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नजर आ रहा है हमें, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज तो है ही नहीं। तो अगर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है बेटा, तो इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज क्या रहेगा? बराबर रहेगा। और इसीलिए अब आप यहाँ पर देखो H प्लस, एक H पे कितना प्लस? 1 प्लस, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने का आ गया? सर +1 का आ गया। टोटल नेगेटिव चार्ज कितने का है? एक सल्फेट पे 2 माइनस, तो टोटल नेगेटिव चार्ज हो गया -2 का। तो आप देखिए यहाँ पर टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज तो बराबर आ ही नहीं रहा है। अगर ये न्यूट्रल है तो इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। इसीलिए H के नीचे 2 लिखा है, तो ये टूटने के बाद 2H प्लस ही देगा आपको। अब देख लो, एक H पे 1 प्लस, तो 2H पे 2 प्लस, एक सल्फेट पे 2 माइनस। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक सर, बहुत अच्छी बात। चलो आगे देखते हैं। ठीक, तो ये एग्जाम्पल आई होप समझ आया होगा। अगला देखते हैं, अगर सपोज करो मैंने कोई एक एग्जाम्पल लिया H3PO4, मैंने कोई एग्जाम्पल लिया H3PO4, इसको फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। कितने H प्लस देगा? सर 3 हाइड्रोजन नजर आ रहा है तो 3H प्लस देगा, और क्या देगा भैया? एक फॉस्फेट देगा PO4 3 माइनस। तो एक H पे 1 प्लस, एक H पे 1 प्लस, तो 3H पे 3 प्लस, और एक फॉस्फेट पे 3 माइनस। तो देख सकते हो टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बराबर हो चुका है, और 3H प्लस दे रहा है, इसीलिए इसका एन फैक्टर हो चुका बेटा 3, और इसको हम बोलेंगे ट्राइबेसिक एसिड। क्या बोलेंगे? ट्राइबेसिक एसिड। ठीक, तो एसिड की बेसिसिटी होती है, और एसिड की बेसिसिटी को ही एन फैक्टर बोला जाता है, या फिर मैं बोलूं एसिड के केस में एन फैक्टर को बेसिसिटी कहा जाता है। तो फॉर एसिड्स वैलेंसी फैक्टर एक ये भी नाम दिया जाता है, या फिर एन फैक्टर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस पर मॉलिक्यूल। आई होप यहां तक बात समझ आई होगी कि एन फैक्टर एसिड के केस में कैसे निकाला जाता है। ठीक, सिमिलरली बेसिस के केस में आप देख सकते हो, बेसिस के केस में एन फैक्टर क्या होगा सर? बेसिस की एसिडिटी होती है, बेसिस की क्या होती है? एसिडिटी।
मतलब वो कितने OH नेगेटिव आयंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेसिस के केस में n फैक्टर या फिर वैलेंसी फैक्टर कहलाया जाता है उसका एसिडिटी, और उसका मतलब नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस इट कैन प्रोवाइड। जैसे कि अगर मैं लिखूं NaOH तो कितने OH नेगेटिव देगा सर, एक OH नेगेटिव देगा, n फैक्टर हो गया 1। MgOH होल ट्वाइस सर 2 OH नेगेटिव देगा, n फैक्टर हो गया 2। AlOH होल थराइस सर 3 OH नेगेटिव देगा, n फैक्टर हो गया 3। ठीक, इसको बोलेंगे मोनो एसिडिक बेस। क्या बोलेंगे? मोनो एसिडिक बेस। इसको बोलेंगे डाई एसिडिक बेस, और इसको बोलेंगे ट्राई एसिडिक बेस। ठीक, तो एक बार एन फैक्टर आ जाए निकालना, फिर तो इक्विवेलेंट वेट अपने आप आ जाएगा। ठीक, एन फैक्टर मैंने क्या बोला, एसिड के केस में एन फैक्टर को बेसिसिटी कहा जाता है, और एन फैक्टर क्या होता है कि वो एसिड कितने H प्लस आयन दे रहा है। बेसिस के केस में एन फैक्टर क्या होगा कि वो बेस कितने OH नेगेटिव आयन दे रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला आता है बेटा हमारा किसका, सॉल्ट्स का। एन फैक्टर सॉल्ट का क्या होगा, तो सॉल्ट के लिए एन फैक्टर होगा बेटा हमारा, सॉल्ट्स के लिए एन फैक्टर या फिर वैलेंसी फैक्टर होगा सॉल्ट में टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है। अब सॉल्ट सवाल आता है सर सॉल्ट बनता कैसे, तो देखो भैया सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड और बेस की जब मैं रिएक्शन करवाता हूँ, HCl और NaOH की रिएक्शन करवा रहा हूँ, तो क्या बन रहा है सर, NaCl बन रहा है और H2O बन रहा है। एसिड और बेस की जब रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। कैसे बना सर, तो देखिएगा एसिड टूटने के बाद क्या देगा सर, ये HCl टूटने के बाद एक H प्लस देगा और एक Cl माइनस देगा। सिमिलरली NaOH टूटने के बाद क्या देगा, एक Na प्लस देगा और एक OH माइनस देगा। ठीक, अब एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, तो सबसे पहला काम तो हमारा भैया यही है कि वाटर बाहर निकाल दो। ठीक है, एक H प्लस यहां से और एक OH माइनस यहां से। बताइए टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने का है सर, एक H पे एक प्लस, एक OH पे एक माइनस। ठीक, तो एक H प्लस और एक OH माइनस ने मिलकर के क्या बना दिया भैया, एक वाटर बना दिया। ठीक, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब अगर 2H प्लस होते तो OH माइनस भी 2 होने चाहिए थे, अगर 3H प्लस होते तो OH माइनस भी 3 होने चाहिए थे, तभी तो 3H प्लस और 3OH माइनस 3 पानी बनाएंगे, 2H प्लस और 2OH माइनस मिलकर के 2 पानी बनाएंगे। क्लियर हो रही है बात अच्छे से। और बेस से आएगा कैटायन और एसिड से आएगा एनायन, तभी तो दोनों ने मिलकर के NaCl बनाया। बेस से आएगा कैटायन और एसिड से आएगा एनायन, और ये जो सॉल्ट हमारे पास बना NaCl, ये भी बेटा हमारा न्यूट्रल सॉल्ट है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, पूरा कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इट मीन सॉल्ट के अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज बराबर होने वाला है। मुझे बताइए टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने का है यहाँ पर, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने का है यहाँ पर, आप बोलेंगे सर टोटल पॉजिटिव चार्ज 1 का है। टोटल नेगेटिव चार्ज भी कितने का है सर, टोटल नेगेटिव चार्ज 1 का है। सर +1 और -1 तो लिखा नहीं आपने। अरे भैया पहले बोल दिया ना मुंह से कि टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने का है, तो 1 का है, फिर बोलने की जरूरत नहीं +1। टोटल नेगेटिव चार्ज कितने का है, 1 का है, फिर बोलने की जरूरत नहीं है -1। समझ आ रही है मेरी बात, में क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने एक बार बोल दिया टोटल नेगेटिव चार्ज तो बस बोलो 1 का है। ठीक है, साइन तो वो ऑलरेडी मैंने बोल दिया। ठीक, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज हर हाल में किसी भी सॉल्ट में बराबर रहने वाला है, और किसी सॉल्ट में टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है उसी को ही सॉल्ट का एन फैक्टर बोला जाता है। तो सॉल्ट का एन फैक्टर क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन द कंपाउंड, प्रेजेंट इन द कंपाउंड। क्लियर हो गई बात अच्छे से। चलो देखो एक और एग्जांपल देखते हैं बढ़िया सा। अगर सपोज करो मैं NaOH की रिएक्शन करवा रहा हूं H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ,
तो मुझे बताओ क्या देगा सर, सॉल्ट और वाटर देगा। ठीक, उस सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा, और साथ साथ पूरी इक्वेशन को बैलेंस भी करो। ठीक, तो सुनना बेटा, बहुत बढ़िया चीज, बहुत मजेदार चीज, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। NaOH टूटने के बाद क्या देगा, Na प्लस देगा और OH माइनस देगा। H2SO4 टूटने के बाद क्या देगा सर, 2H प्लस देगा और एक सल्फेट देगा। अभी अभी मैंने क्या बोला कि एसिड और बेस जब भी मिलते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये है भैया कि पानी बाहर निकालो। क्या बाहर निकालो, पानी बाहर निकालो। अब पानी बाहर निकालने के लिए 2H प्लस और यहाँ पर एक OH माइनस। तो सबसे पहले तो चेक करो टोटल पॉजिटिव चार्ज, एक H पे एक प्लस तो 2H पे दो प्लस, एक OH पे एक ही माइनस। सर यहाँ तो टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज बराबर नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज बराबर करना पड़ेगा। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज +2 का हो रहा है, तो यहाँ पर OH माइनस भी कितना होना चाहिए, 2। उसके लिए हमने यहाँ पर 2 लगाया, और जैसे यहाँ पर 2 लगाओगे Na पॉजिटिव भी 2 मिलेंगे और OH नेगेटिव भी 2 मिलेंगे। अब हमारा काम आसान हो गया, 2H प्लस और 2 OH माइनस ने मिलकर के बना दिया सर 2 पानी। क्या बना दिया, 2 पानी। ठीक, और अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो 2 Na प्लस, एक Na पे एक प्लस तो 2 Na पे 2 प्लस, एक सल्फेट पे 2 माइनस, तो क्या बन जाएगा सर, Na2SO4। ये हमारा देख सकते हो आप, हमने केमिकल इक्वेशन भी पूरी लिख दी और साथ साथ उसको बैलेंस भी कर दिया। तो ये पावर है इस कंसेप्ट की, और ये कंसेप्ट हम लोगों का अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन से प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है और साथ साथ उसको बैलेंस कैसे किया जाता है। अब मुझे बताइए Na2SO4 में टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने का, सर 2 का। टोटल नेगेटिव चार्ज कितने का, सर 2 का। तो Na2SO4 का n फैक्टर कितना हो जाएगा, सर इसका n फैक्टर हो जाएगा 2। इसका n फैक्टर हो जाएगा 2। क्लियर हो गई बात अच्छे से। ठीक सर, चलो अब देखते हैं एक और। अगर सपोज करो मैं यहाँ NaOH की जगह, यहाँ NaOH की जगह मैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की जगह पर मैं लिख देता, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह मैं लिख देता क्या, आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिख देता, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थराइस। ठीक, तो अब बताओ मुझे क्या बनेगा सर, AlOH होल थराइस टूट करके देगा Al3 प्लस और 3 OH माइनस। इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ H2SO4 के साथ। H2SO4 भी टूटने के बाद क्या देगा सर, H2SO4 भी टूटने के बाद 2 तो H प्लस देगा, 2 तो क्या देगा H प्लस, और एक क्या देगा, सल्फेट देगा SO4 2 माइनस। ठीक, अब H प्लस और OH माइनस को मिला करके हमें पानी बनाना है, लेकिन यहाँ तो दिक्कत वाली बात हो गई। क्या दिक्कत वाली बात हो गई सर, टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 का आ रहा है, टोटल नेगेटिव चार्ज 3 का आ रहा है। क्या किया जाए दोनों को बराबर करने के लिए, तो बेटा 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। तो एक काम कर लो, 6 बना लो इसको। 6 कैसे बनाए सर, एक H2SO4 2H प्लस दे रहा है, तो मैं यहाँ पर 3 लगा दूं। 3 H2SO4 कितने H प्लस देंगे, 3 H2SO4 देंगे सर 6 H प्लस। कितने H प्लस, 6 H प्लस। ठीक है, और सल्फेट कितने मिल जाएंगे, 3। ठीक, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 2 लगा दिया। जैसे ही 2 लगाया तो 2 तो Al3 प्लस मिलेंगे और 2 3 6 OH नेगेटिव मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, 6 हमें OH नेगेटिव मिल जाएंगे। अब आप देख सकते हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज बराबर हो चुका। ठीक है, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज बराबर हो चुका। 6 H प्लस और 6 OH माइनस ने मिलकर के बना लिया सर 6 पानी। ठीक, अब इधर बोलो जरा, 2 Al है तो एक Al पर 3 प्लस, तो 2 Al पर 6 प्लस। ठीक, और 3 सल्फेट है, एक सल्फेट पे 2 माइनस, तो 3 सल्फेट पे 6 माइनस, तो Al2SO4 होल थराइस यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा। Al2SO4 होल थराइस हमारे पास बन जाएगा। और आप खुद देख करके बताओ भैया टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो चुका सर, ये हो चुका 6 का, तो एन फैक्टर आ चुका बेटा 6। क्लियर हो गई बात अच्छे से। तो इस तरीके से हम एन फैक्टर निकालते हैं
तो अब जल्दी से मुझे यहाँ पर बता दो इनफैक्टर। अगर मैं कोई सॉल्ट लिख रहा हूँ, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, एक मैग्नीशियम पे 2+ और एक सल्फेट पे 2-, तो इसका इनफैक्टर हो चुका 2। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट हमने लिख लिया। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट लिख लेते हैं CaSO4, एक कैल्शियम पे 2+, एक सल्फेट पे 2-, तो इसका इनफैक्टर भी कितना हो गया 2। क्लियर हो गई बात। बस टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज तो बराबर रहेगा, तो कितना है, या तो पॉजिटिव चार्ज कितना है या नेगेटिव चार्ज कितना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो चुका बेटा हमारा एन फैक्टर निकालने का तरीका। अब यहीं से हम कैलकुलेट करेंगे आपका आगे चल करके इक्विवेलेंट वेट। बट उससे पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर आपको H3PO4 दिया, H3PO3 दिया, H3PO2 दिया, इन तीनों का एन फैक्टर बताइए मुझे कितना होता है। तो इन तीनों का एन फैक्टर कितना होगा? तो सर इन तीनों में हमें हाइड्रोजन तो सभी में 3-3 नजर आ रहे हैं। कितने कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं बेटा? 3-3 हाइड्रोजन सभी में नजर आ रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये तीनों के तीनों 3H+ आयन देंगे और तीनों का इनफैक्टर 3 होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है बेटा। H3PO4 जिसको फॉस्फोरिक एसिड बोला जाता है, वो 3H+ आयन देता है, इसीलिए उसका इनफैक्टर 3 है। H3PO3 जिसको फॉस्फोरस एसिड बोला जाता है, वो केवल 2H+ आयन देता है, इसीलिए उसका इनफैक्टर 2 है। और H3PO2 जिसको हाइपोफॉस्फोरस एसिड बोलते हैं, वो केवल और केवल 1H+ आयन देता है, इसीलिए इसका इनफैक्टर कितना होता है बेटा? 1 होता है। ठीक, अब हमें यही समझना है कि दिख रहे हैं तीनों में 3 हाइड्रोजन, H3PO4, H3PO3 और H3PO2, सबके अंदर कितने कितने हाइड्रोजन है? सब 3-3 हाइड्रोजन है। लेकिन क्या वो तीनों के तीनों हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में बाहर निकालने में सक्षम है या नहीं? उससे उसका इनफैक्टर डिसाइड होगा। अगर किसी एसिड में 3 हाइड्रोजन है, जरूरी नहीं कि वो तीनों के तीनों हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर निकाल सकता हो। तो देखना ये पड़ेगा कि कौन सा हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में आसानी से बाहर निकल सकता है, और जो हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में आसानी से बाहर निकल जाए उसको बोला जाता है बेटा एसिडिक प्रोटोन। क्या बोला जाता है? एसिडिक प्रोटोन बोला जाता है। और उसकी खास बात क्या है कि ऐसा प्रोटोन, ऐसा हाइड्रोजन जो डायरेक्टली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि FO या फिर N इनसे जुड़ा हो, ऐसा हाइड्रोजन जो डायरेक्टली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट FO या N से जुड़ा हो, वो हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में आसानी से बाहर निकाला जा सकता है, और उसी को ही एसिडिक प्रोटोन बोलते हैं। क्लियर बात अच्छे से? अब यहां देख करके बताओ मुझे, ये हाइड्रोजन भी सर O से जुड़ा हुआ है। ठीक, FO और N मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है भाई? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो देखो जरा, ये हाइड्रोजन भी O से जुड़ा, ये भी O से जुड़ा, ये भी O से जुड़ा, तो ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में यहां से बाहर निकाले जा सकते हैं, इसीलिए फॉस्फोरिक एसिड का एन फैक्टर 3 है। यहाँ पर फॉस्फोरस एसिड में देखिए एक ऑक्सीजन कम कर दिया, उधर 4 ऑक्सीजन थे, यहाँ पर एक ऑक्सीजन मुझे कम करना पड़ा, तो इन तीनों में से कोई सा एक ऑक्सीजन बाहर निकाल दो। जैसे एक ऑक्सीजन बाहर निकालोगे, अब तो सर ये वाला हाइड्रोजन प्रोटोन फॉस्फोरस से जुड़ चुका। किससे जुड़ चुका? फॉस्फोरस से जुड़ चुका। तो अब ये हाइड्रोजन तो प्रोटोन के फॉर्म में बाहर नहीं निकाला जा सकता। अब केवल और केवल ये 2 हाइड्रोजन ही प्रोटोन के फॉर्म में बाहर निकाले जा सकते हैं। सो इसका इनफैक्टर कितना होगा बेटा? इसका इनफैक्टर होगा 2। ठीक, यहाँ पे एक ऑक्सीजन और कम कर दिया, तो सर अब ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर नहीं निकाले जा सकते, अब केवल और केवल ये बाहर निकाला जा सकता है, इसीलिए इसका इनफैक्टर 1 है। यहाँ पर केवल और केवल ये 2 हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर निकाले जा सकते थे, और वो वाला हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर नहीं निकाला जा सकता था, इसीलिए इसका इनफैक्टर 2 है। और लास्ट वाले में तो तीनों के तीनों हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर निकाले जा सकते हैं, इसीलिए उसका इनफैक्टर 3 है। इट मींस फॉस्फोरिक एसिड है 3 एसिडिक प्रोटोन, फॉस्फोरिक एसिड है 3 एसिडिक प्रोटोन, इसीलिए इसका इनफैक्टर 3 है। फॉस्फोरस एसिड है 2 एसिडिक प्रोटोन,
2 एसिडिक प्रोटोन, इसीलिए इसका एन फैक्टर कितना है भैया 2। एंड हाइपोफॉस्फोरस एसिड है ओनली एंड ओनली 1 एसिडिक प्रोटोन, इसीलिए इसका एन फैक्टर 1 है। तो पता क्या चला, पता ये चला सर कि तीनों के फॉर्मूले में नजर तो 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं, लेकिन तीनों के तीनों हाइड्रोजन क्या H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल सकते हैं, तो उसके लिए हमें इन तीनों का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा, आप लोगों का ये पता होना चाहिए, सवाल यहां से पूछा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यहां तक सारी बातें क्लियर हुई होंगी। अब सर जो इतनी देर से आप एन फैक्टर सिखा रहे हो, अब उसका यूज बता दीजिए। तो बेटा एन फैक्टर का यूज इक्विवेलेंट मास निकालने में या फिर इक्विवेलेंट वेट निकालने में किया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले एसिड की बात की जाए तो एसिड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, एसिड का मॉलिक्यूलर मास अपॉन उसका एन फैक्टर, अपॉन उसका एन फैक्टर। सर यहाँ तो बेसिसिटी ऑफ एसिड लिखा हुआ है। अरे भैया एसिड के केस में एसिड के एन फैक्टर को एसिड की बेसिसिटी ही तो बोलते हैं, यही तो बताया मैंने, एसिड्स हैव बेसिसिटी, तो एसिड की बेसिसिटी होती है, उसी बेसिसिटी को हमने एन फैक्टर बोला। कोई एसिड कितने H प्लस आयन दे रहा है वो उसका एन फैक्टर हो जाएगा। अगर एक H प्लस आयन दे रहा है तो मोनोबेसिक एसिड, 2 H प्लस आयन दे रहा है तो डाइबेसिक एसिड, 3 H प्लस आयन दे रहा है तो ट्राइबेसिक एसिड। क्लियर हो गई बात अच्छे से। जैसे कि अगर मैंने आप लोगों से बोला कि सर मुझे इक्विवेलेंट वेट निकाल करके बता दो किसका H2SO4 का, तो ऊपर क्या आएगा बेटा, ऊपर आएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय H2SO4 का एन फैक्टर। तो सर H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास आप निकालिए बैठ करके, 98 आता है। कितना आता है 98। और H2SO4 कितने H प्लस देगा, 2 H प्लस देगा, तो 98 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ चुका बेटा 49। 49 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर हो गई बात अच्छे से। H3PO4 का बता दो, H3PO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। सर H3PO4 का निकाल लेते हैं पहले। ऑक्सीजन 4 है तो 16 4 जा 64, ठीक है। फास्फोरस का 31 होता है, हाइड्रोजन के 3 हो गए, तो ये हो गया आपका 8 और ये हो गया 9। सर ये तो 98 आ गया। और H3PO4 आपका 3 हाइड्रोजन देगा आपको टूटने के बाद, ठीक है। तो कितना आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लो बस, ठीक है। 3 2 जा 6, बचा कितना 3 2 जा 6, अरे 3 3 जा 9 ही कर लो, 3 2 जा 6 कर रहे हो यार तुम भी। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, बचा कितना 2, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओ, 3 6 जा 18, ठीक। समझ आ गई बात अच्छे से। बस ये इक्विवेलेंट वेट हो गया H3PO4 का। अगर वो कहता है कि H3PO2 का निकालो, H3PO3 का निकालो, तो डिवीजन में 3 मत डाल देना। H3PO3 जो है, H3PO3 जो है सर, उसका एन फैक्टर तो बता दिया अभी पीछे। H3PO4 का एन फैक्टर है 3, H3PO3 का एन फैक्टर है 2 और H3PO2 का एन फैक्टर है 1। तो इस चीज को, इस गोल्डन फॉर्मूले को याद रखिएगा, ठीक। सिमिलरली बेसिस के केस में क्या करेंगे सर, अगर कोई बेस आ जाए तो बेस की एसिडिटी से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो, बेस की एसिडिटी से। तो बेसिस के केस में इक्विवेलेंट वेट होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस अपॉन बेस की एसिडिटी या फिर बेस का एन फैक्टर। तो मुझे बताइए व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, what will be the equivalent weight of NaOH। सर NaOH का इक्विवेलेंट वेट होगा, NaOH का मॉलिक्यूलर मास 40 अपॉन उसका एन फैक्टर 1, तो इक्विवेलेंट वेट भी इसका क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक। चलो इक्विवेलेंट वेट बता दो मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH होल ट्वाइस का। मॉलिक्यूलर मास निकाल लो पहले, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16 2 32 और हाइड्रोजन का 2, ठीक है। 4 और 3 7, 74, ठीक है। 74 डिवाइडेड बाय कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने OH नेगेटिव आयन देगा सर, 2 OH नेगेटिव आयन देगा, तो डिवाइडेड बाय 2, तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 37 आ चुका है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट। आई होप यहां तक बातें समझ में आई होगी।
तो एन फैक्टर का यूज पता चला कि अब एन फैक्टर हम क्यों निकाल रहे हैं। अगला हम देखते हैं भैया इक्विवेलेंट वेट एटम के केस में कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, एटम के केस में कोई सिंगल एटम दे दिया मैंने, जैसे कि मैंने बोल दिया इक्विवेलेंट वेट बताओ मुझे, इक्विवेलेंट वेट बताओ मुझे एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना सर 27 अपॉन एल्यूमिनियम की वैलेंसी तो बच्चा बच्चा जानता है 3 होती है, तो 9 आ गया। ठीक, इक्विवेलेंट वेट बताओ मुझे मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का मास नंबर सर 24। ठीक, और मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 कितना आ गया 12, कितना आ गया 12। और याद करो सबसे पहला सवाल यही तो कराया था, मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट 12। अरे भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड है मान लो मेरे पास। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में बताओ मुझे कितना ग्राम मैग्नीशियम है सर 24 ग्राम। कितना ग्राम ऑक्सीजन है सर 16 ग्राम। तो यहीं से बता दो। हालांकि वहां पर आपका मैंने दूसरे तरीके से बताया था। अब यहाँ देख लो मैग्नीशियम ऑक्साइड में सर 24 ग्राम मैग्नीशियम के साथ 16 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे बोल दो 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 24 ग्राम मैग्नीशियम कंबाइन कर रहा है। तो मुझे बताइए बेटा 8 ग्राम मैग्नीशियम के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना ग्राम मैग्नीशियम कंबाइन करेगा सर 12 ग्राम कंबाइन करेगा। ठीक है, 16 का आधा करा 8, इधर 24 का आधा कर दिया 12। नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा। 16 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है 24 ग्राम मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन करेगा 24 अपॉन 16 इंटू 8। सॉल्व कर लो, 8 1 जा 8 2 जा, डिनोमिनेटर में आया 2 और 24 डिवाइडेड बाय 2 12 ही तो आ गया। समझ आ रही है बात अच्छे से। ठीक है, वहां पर कैसे बताया था सर, अरे वहां पर इक्वेशन के फॉर्म में बताया था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन करके MgO बना रहे हैं। ठीक है, फिर हमने इसको बैलेंस करा, यहाँ पर 2 लगाया। ठीक है, यहाँ पर 2 लगाया, फिर हमने बोला मैग्नीशियम का कितना वजन हो गया सर, मैग्नीशियम के 2 मोल हो गए, 1 मोल का वजन 24, तो 2 मोल का वजन 48 और ये आ गया 32। ठीक, तो 32 ग्राम के साथ 48 ग्राम मैग्नीशियम कंबाइन कर रहा है, तो 8 ग्राम के साथ कितना ग्राम मैग्नीशियम कंबाइन करेगा 8 के साथ 48 अपॉन 32 मल्टीप्लाइड बाय 8। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 8 1 जा 8 4 जा 4 1 जा 4 2 जा, यहाँ पे भी तो 12 आ गया। समझ आ गई बात अच्छे से, बोलो जल्दी से। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिएगा सॉल्ट के लिए। ठीक, NaCl का, ठीक है NaCl का बताइए इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl, NaCl का फॉर्मूला मास 58.5, 35.5 क्लोरीन का और 23 सोडियम का ऐड कर दो। ठीक है, N फैक्टर 1, तो इसका भी 58.5 आ गया। ठीक, चलो आगे इक्विवेलेंट वेट बताइए मुझे मैग्नीशियम सल्फेट का MgSO4 का। मैग्नीशियम सल्फेट का सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर मास निकालो, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, 4 ऑक्सीजन का 64, 4 4 8 8 और 2 10, कैरी ओवर 1, 6 3 9 1 10 और 2 12 120। ठीक है, एन फैक्टर मैग्नीशियम पे 2 प्लस सल्फेट पे 2 माइनस, तो सॉल्व करेंगे 60 आ गया। क्लियर हो गई बात अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यूनिट क्या होगी सर, यूनिट क्या होगी, बहुत अच्छी बात, यूनिट क्या होगी। फॉर्मूला मास की यूनिट क्या होती थी ग्राम पर मोल, इसकी मास इसकी यूनिट भी एन फैक्टर की तो कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, तो फॉर्मूला मास की यूनिट क्या है ग्राम पर मोल, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी ग्राम पर मोल। एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती थी, ठीक, अच्छा हाँ एटॉमिक मास फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास तो नहीं बोला, ग्राम एटॉमिक मास तो नहीं बोला, ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो नहीं बोला। ठीक है, तो सिंपली एटॉमिक मास बोल रहा है, एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, वो बताया ना अभी पिछली स्लाइड में। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, फॉर्मूला मास अपॉन एन फैक्टर, तो इनकी यूनिट तो AMU होती है। ठीक है, इनकी यूनिट क्या होती है भैया AMU, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी AMU, इसकी यूनिट भी क्या होगी AMU। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला क्या कह रहा है भाई, अगला कह रहा है आयन के गैस में, तो ये भी बड़ा आसान, अगर मैंने कह दिया कुछ नहीं करना है इसमें भी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al3 प्लस, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 ऊपर और चार्ज कितना आ रहा है 3 का, तो 9, Mg2 प्लस का बोलो, Mg2 प्लस का भी एटॉमिक वेट 24 अपॉन चार्ज 2 12, ठीक, Na प्लस का एटॉमिक वेट 23 अपॉन चार्ज 1 कितना आ गया 23, ठीक। तो बिल्कुल आसान सी बात है, बस एन फैक्टर हम लोगों को निकालते हुए आना चाहिए, ठीक। एन फैक्टर अगर पता चल गया तो इक्विवेलेंट वेट आप आसानी से निकाल सकते हो, और यहीं से आता है बेटा नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट समझ में, कि नॉर्मेलिटी क्या होता है। तो याद करके मुझे बताओ मोलैरिटी क्या बताया था सर, मोलैरिटी पिछली क्लासेस में आप लोगों ने बताया था, पिछली क्लासेस में मोलैरिटी के बारे में आपने बताया था कि सॉल्यूट के कितने मोल्स डिसॉल्व्ड हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, सॉल्यूट के कितने मोल्स पड़े हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो नॉर्मेलिटी में हम बोलेंगे सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स, या सिंपली इक्विवेलेंट्स बोल दो, सॉल्यूट के कितने इक्विवेलेंट्स पड़े हैं, कितने इक्विवेलेंट्स पड़े हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, सॉल्यूट के कितने इक्विवेलेंट्स पड़े हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसको नॉर्मेलिटी बोला जाता है। क्लियर हो रही है बात अच्छे से। अभी हमने पीछे इक्विवेलेंट वेट पढ़ा, इक्विवेलेंट मास पढ़ा, इक्विवेलेंट वेट या फिर इक्विवेलेंट मास, ठीक है, उसकी यूनिट क्या बताई AMU या फिर यू, क्या यूनिट बताई AMU या फिर यू। ग्राम इक्विवेलेंट्स की यूनिट क्या होगी, या फिर ग्राम इक्विवेलेंट मास की यूनिट क्या होगी सर, ग्राम पर मोल, क्या यूनिट होगी ग्राम पर मोल। तो नॉर्मेलिटी क्या बताया, कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स पड़े हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। अगर मैं कह रहा हूं 5 लीटर सॉल्यूशन में, 5 लीटर सॉल्यूशन में 80 ग्राम इक्विवेलेंट्स पड़े हैं, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में 80 अपॉन 5 कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे सर, 16 ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। इसी को बोला जाएगा नॉर्मेलिटी, और यूनिट क्या हो जाएगी नॉर्मेलिटी की, कितने ग्राम, 80 क्या है ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है, 816 इक्विवेलेंट्स पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, या फिर इसी को आप शॉर्टकट में कैपिटल एन लिखते हो, और कैपिटल एन का मतलब होता है बेटा नॉर्मल। जिस तरीके से मोलैरिटी में कैपिटल एम लिखा करते थे उसका मतलब होता था मोलार, यहाँ पर कैपिटल एन का मतलब होता है नॉर्मल। तो फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास नॉर्मेलिटी निकालने का, 80 अपॉन 5, 80 क्या है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, और 5 क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आ चुका है बेटा हमारे पास, देखिएगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो चुका है सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, या फिर आप इसको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स भी बोल सकते हो, व्हाटएवर कुछ ही बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास निकालना तो सीख लिया, सीख लिया कि नहीं सीख लिया, इक्विवेलेंट मास निकालना, मोलार मास अपॉन एन फैक्टर, मोलार मास अपॉन एन फैक्टर। क्लियर हो गई बात अच्छे से, ठीक। तो चलो अब यहीं से एक बहुत बढ़िया रिलेशन आपको डिराइव करके देता हूं नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो चलिए बिल्कुल स्टार्टिंग से काम करते हैं, फॉर्मूला लिखता हूं मैं आप लोगों के सामने नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ equivalents of solute divided by volume of solution in liters, ठीक। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या बताया,
मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास, तो यहां पर फॉर्मूला पुट कर दीजिए मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास की मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में हो जाएगी। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला किसका पुट कर रहे हैं सर, हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर रहे हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑलरेडी लिखा हुआ था तो वो एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, आई थिंक कलर चेंज करते हैं, सेम कलर से ही लिखेंगे। ठीक है, चलो यही कलर है ना, ना ना ये कलर था, हाँ चलो। अपॉन में वॉल्यूम आ रहा है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी यहां से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक, अब क्या करें सर, अब इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला ओपन करके लिख दो। किसका फॉर्मूला ओपन करके लिख दो, इक्विवेलेंट मास का। ठीक है, ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट तो एज इट इज मास ऑफ सॉल्यूट एज इट इज, नीचे डिनोमिनेटर में इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला ओपन कर देता हूं। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या बोला भाई, मोलार मास अपॉन एन फैक्टर। अरे एटॉमिक मास बोलूं, मॉलिक्यूलर मास बोलूं या मोलार मास बोलूं, मोलार मास, मोलार मास का मतलब 1 मोल सब्सटेंस का मास, मोलार मास अपॉन, और 1 मोल सब्सटेंस के मास का यूनिट ग्राम पर मोल। ठीक है, तो एक नंबर इक्विवेलेंट वेट का यूनिट क्या आ जाएगी, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला मोलार मास अपॉन एन फैक्टर, मोलार मास अपॉन एन फैक्टर, मोलार मास की यूनिट, मोलार मास की यूनिट है सर ग्राम पर मोल, तो इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट की यूनिट भी क्या आ जाएगी, ग्राम पर मोल। ठीक है, आगे मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब देखो जरा ध्यान से, अब देखो जरा ध्यान से, क्या देखें सर, अरे लीटर में तो लिख दो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास क्या बन जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। नीचे डिनोमिनेटर में कौन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक, नीचे का एन फैक्टर घूम करके ऊपर जाएगा, यहां मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। ठीक, बस हो गया अब तो काम, अरे अब तो काम हो गया, क्या काम हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्यों बोल रहे हो सर, अरे मास किसका है, सॉल्यूट का, मोलार मास भी किसका होगा, सॉल्यूट का, इक्विवेलेंट वेट किसका होगा, यहाँ सॉल्यूट का ही तो होगा। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट के थे तो मास भी सॉल्यूट का, इक्विवेलेंट मास भी सॉल्यूट का, मास सॉल्यूट का, तो यहाँ इक्विवेलेंट मास का जब फॉर्मूला खोला, मोलार मास भी सॉल्यूट का, एन फैक्टर भी सॉल्यूट का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स बन चुका है बड़े भाई, बन चुका है हमारा मोलैरिटी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा मोलैरिटी का, मोलैरिटी का फॉर्मूला ये आ चुका हमारे पास, नॉर्मेलिटी किसके बराबर आ गई, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे लिए नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच रिलेशनशिप, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। क्लियर हो गई बात अच्छे से। अब यहीं पर एक बार सवाल पूछा गया कि बताइए किस सॉल्यूशन के लिए नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी आपस में बराबर रहेगी, किस सॉल्यूशन के लिए नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी आपस में बराबर रहेगी, तो सर अगर एन फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाए, अगर एन फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाए तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी आपस में बराबर होती है। आई होप आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यू हैव एंजॉयड टुडे सेशन। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।